हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास जो है बाकी की जो सेम पैटर्न जो हमारी पिछली क्लासेस में जो आप लोगों ने देखा होगा, थ्योरी जो टॉपिक है, एक दो टॉपिक रहने वाले हैं आज की क्लास में। थ्योरी के जो आप लोगों के सिलेबस है उसको ज़्यादा से ज़्यादा कवर कर पाऊँ, इस हिसाब से मैं आप लोगों के लिए जो है टॉपिक्स लेके आती हूँ। उसके अलावा आप लोगों को इम्पोर्टेंट डेज, इम्पोर्टेंट फुल फॉर्म्स और उसके अलावा इम्पोर्टेंट फैक्ट वाले एमसीक्यूज देखने को मिलेंगे क्लास के एंड में। तो एंड तक क्लास मिस मत करना। क्लास जो है बाकी क्लासेस की तरह बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो जिन लोगों ने पिछली वाली क्लासेस नहीं देखी हैं, स्पेशली यदि आप वीआई कैटेगरी से हैं स्पेशल एजुकेशन में, तो आप लोग ज़रूर देखना, क्योंकि सारी क्लासेस आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाली है। आप खुद देख के ये पता लगा लेंगे, ठीक है। ये क्लास यदि आप किसी अदर कैटेगरी से हैं तो वो स्किप कर सकते हैं, स्पेशली वीआई वालों के लिए जो है थ्योरी के टॉपिक्स हैं। बाकी यदि मैं बात करूं फुल फॉर्म, इम्पोर्टेंट डेज की, डिसेबिलिटी से रिलेटेड और इम्पोर्टेंट फैक्ट, तो क्लास के एंड में वो सभी कैटेगरीज के लिए हैं। तो वो आप लोग या तो क्लास को एंड में सीधा निकाल के देख लेना अदर कैटेगरी से हो, और बाकी जो वीआई वाले हैं वो पूरी क्लास देखेंगे, क्योंकि पार्ट बी से रिलेटेड टॉपिक है। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। आई होप आप सभी को ये क्लास पसंद आएगी। हम बात करेंगे, जो टॉपिक हमारा रहने वाला है, टॉपिक है शैक्षिक परिप्रेक्ष्य, जो आप लोगों के पार्ट बी में टॉपिक दे रखा है। अभी हम देखेंगे दृष्टिबाधित बालकों की शिक्षा के लक्ष्य और उद्देश्य। आप लोगों से डिस्क्रिप्टिव जो क्वेश्चन है उसमें लिखने वाले में थ्योरी क्वेश्चन आप लोगों को देंगे, उसमें पूछ सकते हैं। ऐसे क्वेश्चंस आप लोग ध्यान में रखना। और आप लोगों को मैं एक बात और बता दूं, जो थ्योरी वाले क्वेश्चन हैं उनकी मैं आप लोगों के लिए क्लासेस लेके आऊँगी आगे, जो एग्ज़ाम के नज़दीक होगा तब मैं आप लोगों के लिए क्वेश्चंस बहुत सारे और उनके आंसर्स जो है लेके आऊँगी, आप लोगों को किस तरह से एग्ज़ाम में जो है लिखना है। बाकी आप लोग थ्योरी अच्छे से याद कर लो, क्वेश्चंस आप लोगों को इन्हीं में से ज़्यादातर देखने को मिलेंगे, ठीक है। क्लास स्टार्ट करते हैं। शिक्षा दृष्टिबाधित वर्ग के लिए हो या किसी विशिष्ट सामान्य वर्ग के लिए हो, उसे सामान्य शिक्षा से भ्रामक समझना एक भ्रामक धारणा होगी। यानी शिक्षा जो है स्पेशल चाइल्ड के लिए हो या नॉर्मल चाइल्ड के लिए, उसे अलग नहीं समझना चाहिए, वो एक ही है। दृष्टि के अभाव में संबंध बालकों की शिक्षण प्रक्रिया में स्थल अनुभव, प्रत्यक्षीकरण, अनुसूची और चलिशुणता ज्ञान की यहाँ पे अनुस्थिति आएगा, यहाँ पे आएगा अनुस्थिति एवं चलिशुणता ज्ञान, और ब्रेल इत्यादि उपकरणों के विषय को सम्मिलित करना आवश्यक है। नेक्स्ट देखिए, उनकी विशिष्ट शैक्षिक आवश्यकताओं पर पर्याप्त ध्यान केंद्रित करने की दृष्टि से उनकी शिक्षा के कुछ लक्ष्य एवं उद्देश्य जो है निर्धारित किए गए हैं, जो इस प्रकार है। कौन कौन से हैं दृष्टिबाधित बालकों की शिक्षा के लक्ष्य? पहला है विस्तारित पाठ्यक्रम क्रियाओं में दक्षता प्राप्त करना। विस्तारित पाठ्यक्रम वाला जो टॉपिक है वो ऑलरेडी मैं करवा चुकी हूँ, जिन लोगों ने नहीं देखा है वो देख लेना। संप्रेषण संबंधी दक्षताएं प्राप्त करना। दृष्टिबाधित बालकों को जो है कम्युनिकेट कैसे करना है, एक दूसरे से वार्तालाप कैसे करना है, वो उनकी शिक्षा के लक्ष्य में आता है। सामाजिक व्यवहार कुशलता प्राप्त करना। यदि आप लोगों को थ्योरी वाले क्वेश्चन में पूछा जाए कि दृष्टिबाधित बालकों की शिक्षा के लक्ष्य क्या है, विस्तार में बताइए, यदि आप लोगों से इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे तो आप लोगों को ये मेन पॉइंट्स याद रखने हैं, और इनमें आप लोगों को क्या करना है, थ्योरी अपने हिसाब से आप लिख सकते हैं। ये जो है इतने हार्ड टॉपिक नहीं है, तो मेन पॉइंट्स आप लोगों को याद रखने हैं। अभी हम बात करने वाले हैं दृष्टिबाधित बालकों की शिक्षा के उद्देश्य। शिक्षा के उद्देश्य हम देखें तो क्या है, मेनली दृष्टिबाधित बालकों को समाज आएगा। समाज में क्या है, समायोजित करने योग्य बनाना। बालकों को शैक्षिक समस्याओं की जानकारी देना। बालकों की दैनिक गतिविधियों में कार्य करने के योग्य बनाना। आप लोगों के एक टॉपिक और दे रखा है पार्ट बी में, दैनिक जीवन कौशल। हम उस पर भी डिटेल में बात करेंगे कि इनको दैनिक जीवन कौशल करने में कैसे हेल्प कर सकते हैं, प्रशिक्षित कर सकते हैं। बालकों को पुनर्वासित करना। बालकों में उत्पन्न स्वयं के प्रति नकारात्मक विचारों को बदलना। बालकों का जो है
सर्वांगीण विकास करना, ये सभी क्या है, दृष्टिबाधित बालकों की शिक्षा के उद्देश्य। इनमें जो है समझाने वाले पॉइंट्स कुछ भी नहीं है, नॉर्मली आप लोग एक बार देखेंगे तो याद हो जाएंगे। बाकी मेरा मेन मोटिव हमेशा यही रहता है कि जितना भी मैं आप लोगों को क्लास में पढ़ाऊँ वो क्लास में तुरंत ज़्यादा से ज़्यादा याद हो जाए, और इस प्रकार से मैं टॉपिक लेके आती हूँ मेन पॉइंट्स, कि आप लोगों का ज़्यादा समय खराब ना हो, क्योंकि मुझे भी पता है अभी एग्ज़ाम में जो है बहुत कम टाइम है, तो मैं नहीं चाहती आप में से किसी का भी जो है समय खराब हो। अभी देखिए नेक्स्ट, बालकों को प्रेरणा प्रदान करना ताकि वह अपने जीवन के उद्देश्यों को प्राप्त कर सके। बालकों को इस योग्य बनाना कि वे जीवन की समस्याओं का साहस व आत्मविश्वास के साथ सामना कर सके। ये क्या देखें हमने, दृष्टिबाधित बालकों की शिक्षा के उद्देश्य। आगे हम बात करने वाले हैं शैक्षिक तकनीकी परंपरागत उपकरण, ब्रेल लेखन, कंप्यूटर और जो है चलिशून्यता उपकरण आएगा यहाँ पे। चलिशून्यता जो चलने के लिए दैनिक जीवन में वो उपयोग लेते हैं दृष्टिबाधित बालक। आप लोगों को बता दूं कि इससे पहले वाली क्लास में हमने देखे थे अल्प दृष्टिबाधित और दृष्टिबाधित बच्चों के लिए जो है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी यानी आईसीटी से रिलेटेड जो इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की हमने बात की थी। अभी हम बात करने वाले हैं दृष्टिबाधित बालकों के लिए जो है परंपरागत और आधुनिक और जितने भी टाइप्स के जो उपकरण आएंगे उनकी हम डिटेल में बात करने वाले हैं। ये टॉपिक जो है आपके सिलेबस में है, तो अच्छे से याद कर लेना। शिक्षण उद्देश्य व्यक्ति को उसकी क्षमता व योग्यता के अनुरूप समाज के लिए अधिक से अधिक उपयोगी बनाना तथा व्यक्ति का क्या है, सर्वांगीण विकास करना है। किसी भी व्यक्ति को शिक्षा प्रदान करने के लिए ज्ञानेंद्रियों की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। किसी ज्ञानेंद्रिय के अभाव के कारण शिक्षा प्रदान करना एक कठिन कार्य होता है। जैसा कि ऑलरेडी मैंने बहुत बार आप लोगों को जो है बताया है, हमारी ज्ञानेंद्रियां होती है, उनके माध्यम से हम जो है बच्चों को शिक्षा, यदि किसी व्यक्ति की सारी ज्ञानेंद्रियां अच्छे से सही से कार्य करती हैं तो उस व्यक्ति को किसी भी चीज़ को सीखने में, देखने में कुछ भी दिक्कत इतनी नहीं होती है, वो आसानी से सीख पाते हैं। लेकिन ज्ञानेंद्रिय, किसी एक भी ज्ञानेंद्रिय का अभाव होता है तो हमको जो है दूसरे तरीके से उस बच्चे को सिखाना पड़ता है। जैसे ज्ञानेंद्रिय दृष्टिबाधित बालक में जो है दृश्य, जो देखने की क्षमता है वो नहीं होती है, क्योंकि एक ज्ञानेंद्रिय का उनमें अभाव होता है। दृष्टिबाधित बालकों की शिक्षा को सुगम बनाने के लिए कुछ उपकरणों या साधनों का प्रयोग किया जाता है। इन्हें मुख्यतः दो भागों में बांट सकते हैं। दो भाग हम देखेंगे कौन कौन से हैं, आधुनिक परंपरागत उपकरण और आधुनिक उपकरण। परंपरागत उपकरण वह उपकरण है जिनका प्रयोग दृष्टिबाधित बालकों की शिक्षा के लिए बहुत पहले से ही किया जा रहा है, और आधुनिक उपकरण जो वर्तमान समय में टेक्नोलॉजी के साथ में यूज किए जा रहे हैं। अभी जो है हम मिक्स में देखेंगे, परंपरागत और आधुनिक उपकरण सभी यहाँ पे आ जाएंगे। ब्रेल लेखन उपकरण कौन कौन से हैं? ब्रेल लिखने के लिए कई उपकरणों का जो है प्रयोग किया जाता है, जो निम्न प्रकार है। ये आप लोगों से पूछ सकते हैं एमसीक्यू क्वेश्चन में कि इनमें से जो कौन सा लेखन उपकरण या ब्रेल से संबंधित है या दृष्टिबाधित बालकों से संबंधित है। सभी उपकरण आगे भी जो आएंगे आप अच्छे से याद कर लेना। ब्रेल लिखने के लिए ब्रेल स्लेट, आप सभी यदि आप लोगों ने डीएड के टाइम देखा हो, में भी सभी को पता है ब्रेल स्लेट क्या होती है, और इसका निर्माण जो है मैंने पहले भी कई बार बता चुकी हूँ कि जो ब्रेल लिपि है उसका आविष्कार लुई ब्रेल ने किया था। 6 डॉट की जो है ब्रेल लिपि होती है, इससे टोटल 63 आकृतियाँ जो है बनाई जा सकती हैं। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा सकता है। स्टेंस भी होता है, ये ब्रेल से रिलेटेड ही होता है। ब्रेलर होता है, एक मशीन होती है जिसमें कीज होती हैं अलग अलग। कीज को यदि हम प्रेस करते हैं तो वो ब्रेल के डॉट्स को जो है बनाती हैं। ये भी ब्रेल लिखने का ही है। पॉकेट फ्रेम भी ब्रेल लिखने का है, लेकिन ये पॉकेट फ्रेम आपको जैसा कि नाम से ही पता चल रहा होगा, ये जो है जैसे जैसे समय बदला तो ये इस प्रकार से टाइप किया गया कि जैसे हम नॉर्मल व्यक्ति हैं तो हम डायरी या कुछ रख सकते हैं जेब में लिखने के लिए, लेकिन एक दृष्टिबाधित बालक को लिखना हो तो पॉकेट फ्रेम उसके लिए सबसे
अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि इसमें वो ब्रेल लिपि में लिख सकता है और इसको इजीली जो है अपने पॉकेट में कैरी कर सकता है। स्टाइलिश की यदि हम बात करें तो स्टाइलिश क्या होता है? स्टाइलिश होता है जो ब्रेल स्लेट होती है उस पर लिखने की जो नुकीली चीज आती है जिसे हम लिखते हैं उसको बोलते हैं स्टाइलिश। आगे देखिए, आगे हम बात करेंगे कंप्यूटर उपकरणों की। कंप्यूटर उपकरण कौन कौन से हैं? एक होता है दृष्टिबाधित बालकों के संबंध में हम बात कर रहे हैं, कोई कंफ्यूज ना हो कि कल की क्लास में जो देखा वो ज्यादातर अल्प दृष्टिबाधित बालकों के लिए थे और उनमें दृष्टिबाधित बालकों के लिए भी था, वो क्लास भी इम्पोर्टेंट है। आप क्योंकि आप वीआई कैटेगरी से हो तो आपको वीआई और अल्प दृष्टिबाधित दोनों अच्छे से पढ़ना ही पढ़ना है। ओके। इलेक्ट्रॉनिक नोट टेकर होता है जो कंप्यूटर उपकरण में आता है। स्क्रीन रीडिंग सॉफ्टवेयर वाला कंप्यूटर, स्क्रीन रीडिंग सॉफ्टवेयर वाले कंप्यूटर की बात करें तो कल हमने जावा, एनवीडीए ऐसे जो है सॉफ्टवेयर देखे थे जो स्क्रीन को रीड करके कंप्यूटर के सिस्टम में होते हैं, जो बताते हैं एक दृष्टिबाधित बालकों को कि स्क्रीन पे क्या लिखा हुआ है कंप्यूटर की। तो आप लोगों को मैंने इसकी फुल डिटेल्स जो है पिछली क्लास में बताती थी। टेक्स्ट टू स्पीच की बात करें तो इसका तात्पर्य आप लोगों को जो है नाम से ही समझ में आ रहा होगा कि कुछ टेक्स्ट में लिखा हुआ है तो उसको जो है बोल के बता दे। क्लोज सर्किट टेलीविजन यानी सीसीटीवी की यदि आप लोगों से फुल फॉर्म पूछे, सीसीटीवी की फुल फॉर्म पूछे तो क्लोज सर्किट टेलीविजन और सीसीटीवी के बारे में भी हमने कल विस्तार से चर्चा जो है कर ली थी। आगे हम बात करेंगे चलिशुनता उपकरण। चलिशुनता उपकरण यानी एक दृष्टिबाधित बालक एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो है आने जाने का कार्य करता है तो उसको जो है छड़ी की आवश्यकता पड़ती है, तो उससे हम चलने आने जाने की क्रिया जो होती है चलिशुनता होती है। तो हम बात करेंगे छड़ियाँ अलग अलग प्रकार की होती है। एक होती है लंबी छड़ी यानी लॉन्ग केन, एक होती है फोल्डिंग छड़ी। फोल्डिंग छड़ी जो आधुनिक उपकरण में आप काउंट कर सकते हैं। फोल्डिंग छड़ी एक छड़ी होती है लेकिन उसको आप बीच बीच में से जो है पार्ट्स में डिवाइड होते हैं, फोल्ड करके अच्छे से कैरी कर सकते। एक होती है लेजर छड़ी जो इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस के साथ में उपयोग की जाती है, चलिशुनताओं के लिए ही है, इसे आप आधुनिक उपकरण में उपयोग कर सकते हैं। विद्युत उपकरण की यदि हम बात करें, बहुत सारे विद्युत उपकरण मेवा, सेंसिक, सोनिक, गाइड ये जो है छड़ी में लगे होते हैं। कुछ प्रकार के डिवाइसेस होते हैं जो आजकल ऐसा सिस्टम है कि दृष्टिबाधित बालकों को बोल के बता देंगे कि आगे खड्डा है या कुछ है तो उनको पहले ही अवेयर कर देंगे। ठीक है, आगे देखिए। आगे आप लोगों के लिए मैं लेके आई हूँ एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आप लोगों के सिलेबस में दे रखा है, स्क्रीनिंग, जिसे हिंदी में बोलते हैं विभेदन। आप लोग पार्ट बी में देख लेना, आप लोगों के लिख रखा है स्क्रीनिंग जिसे बोलते हैं विभेदन। इसके ऊपर जो है हम डिटेल में बात करेंगे, क्लास को बिल्कुल स्किप मत करना, इम्पोर्टेंट रहने वाली है। तो चलिए देखते हैं स्क्रीनिंग के बारे में। व्यक्ति में विकलांगता की संभावना हो स्क्रीनिंग द्वारा व्यक्त किया जा सकता है। स्क्रीनिंग अथवा विभेदीकरण के द्वारा उन बच्चों की पहचान की जाती है जिनमें विकलांगता होने की क्या होती है, संभावना होती है। विभेदन की प्रक्रिया के द्वारा पूर्ण रूप से यह नहीं कहा जा सकता कि यह व्यक्ति दिव्यांग है, किंतु आकलन के लिए यह व्यक्ति दिव्यांग है, किंतु आकलन के लिए यह अत्यंत आवश्यक जो है भूमिका निभाता है। विभेदन के द्वारा इस व्यक्तियों की पहचान की जाती है जिनके विकास की प्रक्रिया में थोड़ा हस्तक्षेप करना लाभकारी हो सकता है। मैं आप लोगों को बताती हूँ कि स्क्रीनिंग या विभेदन क्या होता है, अपनी लैंग्वेज में समझाती हूँ ताकि आप लोगों को यदि ये थ्योरी याद नहीं हो तो आप अपने हिसाब से जो है एग्जाम में लिख सकें। स्क्रीनिंग क्या होती है? स्क्रीनिंग होती है कि जिन व्यक्तियों को संभावना हो डिसेबिलिटी की, दिव्यांगता की, इनको जो है आगे चल के दिव्यांगता हो सकती है, कोई आनुवांशिक फैक्टर हो उनके परिवार में पहले से या ऐसे कोई लक्षण व्यक्ति में दिख रहे हों तो उन व्यक्तियों की पहचान की जाती है और प्रक्रिया में उनके लिए जो है थोड़ा सा हस्तक्षेप, शीघ्र हस्तक्षेप वाला मैंने आप लोगों को टॉपिक पढ़ाया था कि जल्दी से जल्दी पहचान करना, तो वो स्क्रीनिंग उनके लिए क्या हो सकती है, लाभकारी। उनको पहले ही अवेयर करके ऐसी विधियां जो हैं उनकी हिस्ट्री का पता लगाया जाता है ताकि वो उनके लिए लाभकारी हो। आगे हम बात करेंगे स्क्रीनिंग की विधियां।
स्क्रीनिंग की विधियां कौन कौन सी हैं? विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की प्रमुख विधियां जो हैं इस प्रकार हैं। कौन कौन सी हैं? एक नंबर पे है अनौपचारिक या प्राकृतिक। एक नंबर पे है अनौपचारिक या प्राकृतिक विधि। इसमें क्या होता है? इसमें अभिभावक द्वारा साक्षात्कार, इंटरव्यू, प्रश्नों का उत्तर एवं बच्चों के विकास संबंधी सूचनाओं की खोज की सुविधा होती है। कभी कभी समस्या की पहचान माता पिता अथवा संबंधियों के द्वारा, चिकित्सा संबंधियों के द्वारा, अध्यापक, सामाजिक कार्यकर्ता के द्वारा की जाती है। यह प्राकृतिक अनौपचारिक क्रिया है। मैंने क्या बताया कि स्क्रीनिंग क्या है? यदि किसी के पहले से आनुवंशिकता में ऐसा है कि इसको आगे चल के दिव्यांगता का सामना करना पड़ सकता है, तो पहले ही उसका उपचार कर दिया जाए, वही पता लगा के, तो वही क्या है? स्क्रीनिंग। स्क्रीनिंग की हम विधियों की बात कर रहे हैं। आप लोगों से एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, स्क्रीनिंग की विधियां कौन कौन सी हैं, डिटेल में बताइए। पहली है अनौपचारिक या प्राकृतिक विधि। इसमें क्या होता है? इसमें बच्चे के घर जाकर उसके अभिभावकों का जो साक्षात्कार, इंटरव्यू है, उससे बच्चे से रिलेटेड प्रश्न पूछे जाते हैं। यदि उसमें लक्षण दिख रहे हैं कि आपकी पारिवारिक हिस्ट्री में ऐसा था, या कुछ भी जो है सूचनाएं बच्चे से रिलेटेड ली जाती है, उसके माता पिता से ली जाती हैं, उसने किस डॉक्टर से दिखाया है उससे ली जाती है, उसके अध्यापक से ली जाती हैं, और एक सामाजिक कार्यकर्ता के द्वारा ली जाती है। यही क्या है? यही है प्राकृतिक अनौपचारिक क्रिया। आगे देखिए, आगे है प्रश्नावली जांच विधि, सेकंड स्क्रीनिंग की विधि। इसमें विशेषज्ञ सावधानी प्रश्न एवं कार्यों को पूछता है, बच्चों की क्षमताओं की सूचनाओं क्रमबद्धता से क्या करता है? एकत्रित करता है। प्रश्नावली जांच विधि के द्वारा माता पिता से जो है रिपोर्ट प्राप्त की जाती है, या फिर ऐसी जगह से सूचनाओं जो बच्चों को विकास एवं व्यवहार को क्या है? दर्शाती है। यह कम खर्चीली एवं विश्वसनीय विधि है। आप लोगों से यदि एमसीक्यूज में पूछे कि स्क्रीनिंग की इनमें से कौन सी विधि कम खर्चीली एवं सबसे विश्वसनीय है, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? प्रश्नावली जांच विधि। प्रश्नावली जांच विधि क्या है? इसमें एक विशेषज्ञ होता है जो माता पिता से, बच्चे के माता पिता से क्वेश्चन पूछता है और रिपोर्ट जो है प्राप्त करता है, और उसके डेवलपमेंट में क्या व्यवहार में जो है प्रदर्शन हो, जो दिख रही हैं कमियां या लक्षण, उनका पता लगाता है। नेक्स्ट विधि की बात करें तो वो है सामूहिक जांच विधि। इसमें सीधे तौर पर बच्चे के विकास एवं व्यवहार का क्या किया जाता है? अवलोकन किया जाता है। यानी बच्चा खेल रहा है, खा रहा है, या कुछ भी क्रियाएं कर रहा है अपने दैनिक जीवन में, तो इसमें जो विशेषज्ञ है वो बच्चे का स्वयं जो है अवलोकन करेगा, उसको देख के कि बच्चा क्या कर रहा है, कैसा कर रहा है, इसको जो है डेवलपमेंट डिसऑर्डर है या नहीं है, उसके व्यवहार का जो है आकलन करता है। स्क्रीनिंग के यदि हम मुख्य लक्ष्य की बात करें तो वो क्या है? समस्याग्रस्त बच्चों को छांटना। अभी हम बात करेंगे स्क्रीनिंग के जो है लाभ। ये टॉपिक जो मैं है आप लोगों को आज की क्लास में कंप्लीट करवा दूंगी। अभी हम देखेंगे स्क्रीनिंग के लाभ। स्क्रीनिंग एक प्रकार की जांच प्रक्रिया है जिसके द्वारा सामान्य बच्चों के समूह से विकलांग और अक्षम बच्चों को छांटकर अलग किया जाता है। इसके अनेक लाभ हैं। स्क्रीनिंग से संभावित समस्याओं की पहचान करने में क्या मिलती है? सहायता जो है मिलती है। यह घर घर जाकर सर्वेक्षण का क्या है? सरल रूप है। यह जल्दी एवं कम लागत पर होने वाली प्रक्रिया है। इसके द्वारा समाज में हुए साधारण पहचाने जाने वाले दिव्यांगों की भी क्या की जाती है? पहचान की जाती है। स्क्रीनिंग से के माध्यम से कम समय में भी अधिक दिव्यांगों की पहचान जो है हो पाती है। इसके द्वारा बच्चों में विकासात्मक देरी का जो है पता लगाया जा सकता है। यह समस्याओं की शीघ्र पहचान में भी क्या है? सहायक है। ये हमने देखे स्क्रीनिंग के लाभ। इसमें जो है कुछ समझाने लायक था नहीं, सीधी लाइंस हैं, आप लोगों को याद करनी है। आप लोग पढ़ोगे तो आसानी से जो है याद हो जाएगी। अभी हम देखेंगे स्क्रीनिंग की हानि या बाध्यता जो है, इसके नुकसान क्या है। स्क्रीनिंग अथवा जांच परिवेश एवं संस्कृति पर आधारित होते हैं, इसलिए उनकी उपयोगिता ठीक से होती है कहीं नहीं हो पाती। स्क्रीनिंग यहाँ पे बताया गया है कि जो स्क्रीनिंग टेस्ट है
वो जो है सामान्यतः बच्चे के परिवेश और संस्कृति पे ज़्यादा आधारित होते हैं जो इसके टेस्ट होते हैं। तो ये कहीं तो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं और कहीं जो है बिल्कुल हेल्पफुल जो है नहीं हो पाते। ये क्या है, इसकी हानि है। सभी स्क्रीनिंग उपकरण विश्वसनीय जो है नहीं होते। यदि किसी प्रकार से स्क्रीनिंग बच्चे की जांच की जाती है, उसके लिए कुछ उपकरणों का प्रयोग किया जाता है, तो जरूरी नहीं कि जो सभी उपकरण हैं वो विश्वसनीय हो, वो गलत रिजल्ट भी जो है दे सकते हैं। जब अप्रशिक्षित कार्यकर्ता इन उपकरणों का प्रयोग गलत ढंग से करने लगते हैं तो इसके परिणाम भी क्या आते हैं, गलत आते हैं। यदि किसी व्यक्ति को ट्रेंड नहीं किया गया है उपकरणों का इस्तेमाल, जांच विधि कैसे की जाती है, तो वो गलत तरीके से जो है उपकरणों का इस्तेमाल करेगा और जो रिजल्ट भी है वो गलत आएगा। यदि किसी बच्चे को दिव्यांगता है ही नहीं तो क्या पता उसको भी दिव्यांगता बता दे, और किसी के है और उसके भी नहीं बताए, तो परिणाम क्या है, गलत देखने को मिल सकते हैं। ये भी क्या है, एक इसकी हानि है। आगे है, अनुपयोगी स्क्रीनिंग उपकरण के प्रयोग करने पर गलत जानकारी क्या होती है, प्राप्त होती है। बहुत बड़े समुदाय में स्क्रीनिंग करने पर कभी कभी उद्देशित व्यक्ति की पहचान नहीं हो पाती है। यदि कहीं पे जो है बहुत बड़ा समुदाय है, एक पर्टिकुलर व्यक्ति की पहचान करनी है दिव्यांगता की, तो बहुत बड़े समुदाय में व्यक्ति जो है विशेषज्ञ उलझ के रह जाता है। जिस व्यक्ति की पहचान करनी होती है उसकी कर ही नहीं पाता है। यदि स्क्रीनिंग उपकरण सामाजिक एवं सांस्कृतिक आधार पर तैयार ना हो तो उसकी पहचान की उपयोगिता जो है नहीं रह जाती। ठीक है, आगे हम देखेंगे स्क्रीनिंग के, अभी हम बात करेंगे स्क्रीनिंग के गुणों की। सॉरी फॉर डिस्टर्बिंग। अभी देखिए, इस स्क्रीनिंग के आप लोगों से गुणों की बात करें तो गुण कौन कौन से हैं। स्वीकार्य हो जाएगा एक हो जाएगा विशिष्ट होनी चाहिए, संवेदनशील, कम लागत वाली। स्क्रीनिंग कैसी होनी चाहिए, विशिष्ट होनी चाहिए, संवेदनशील होनी चाहिए, बच्चे की सभी आवश्यकताओं, सभी जो है उसके मानसिक स्तर का और बौद्धिक स्तर जो है उसका ध्यान रखकर की जानी चाहिए। स्वीकार्य होनी चाहिए, किसी को कोई किसी भी प्रकार की आपत्ति ना हो, कम लागत वाली जो है स्क्रीनिंग प्रक्रिया होनी चाहिए। अभी हम बात करेंगे स्क्रीनिंग की अवस्थाओं की। क्लास के एंड तक जरूर बने रहना। अभी हम लास्ट में जो है इम्पोर्टेंट डेज और फुल फॉर्म्स भी डिस्कस करेंगे। ये टॉपिक जो है अभी खत्म होने वाला है। स्क्रीनिंग की अवस्थाएं जो है पूछ सकते हैं, इम्पोर्टेंट है। इसकी कौन कौन सी अवस्थाएं हैं, पहले जांच की जाएगी, फिर पहचान की जाएगी, फिर आकलन होगा, आकलन योजना, उसके बाद में निदान आएगा और उसके बाद में आएगा विकलांग घोषित करना, दिव्यांग घोषित अंत में कर दिया जाएगा यदि ये टेस्ट जो है टेस्ट के अकॉर्डिंग उसमें जो है लक्षण देखने को मिलते हैं। अभी हम बात करेंगे कुछ इम्पोर्टेंट फुल फॉर्म्स की, जैसा कि आजकल मेरे हर वीडियो के एंड में रहता है। AMD यानी अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ मेंटल डिफिशियंसी। NIOS की फुल फॉर्म पूछ सकते हैं, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग। PT की फुल फॉर्म क्या होगी, साइकोथेरेपी। VAKT की फुल फॉर्म आप लोगों से पूछे, ये VI वालों से स्पेशली रिलेटेड है, विजुअल ऑडिटरी काइनेस्थेटिक एंड टाइटल। VAPS की पूछे तो वोकेशनल असेसमेंट प्रोग्रामिंग सिस्टम। ये थी कुछ इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म्स। यदि आप लोगों को इस क्लास की PDF या जितनी भी मेरी क्लासेस हुई हैं उनकी PDF, उसके अलावा जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन DSSB के मैं क्विज भी करवाती हूँ, तो आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाना। और क्लास कैसी लगी प्लीज़ कमेंट ज़रूर किया करें क्लास पे, और लाइक और शेयर सब्सक्राइब भी किया करें चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा। मैं आप लोगों के लिए जो है बहुत मेहनत कर रही हूँ और एग्ज़ाम तक जो है आप लोगों के साथ ऐसे ही बनी रहूँगी। इम्पोर्टेंट डेज देखिए, अभी इम्पोर्टेंट फुल फॉर्म डिस्कस कर ली मैंने जो है आप लोगों को दिसंबर, नवंबर, अक्टूबर, जनवरी, फरवरी से इम्पोर्टेंट डेज जो डिसेबिलिटीज़ के हैं वो ऑलरेडी पीछे की क्लासेस में एंड में करवा चुकी। यदि आप लोगों ने नहीं देखी वो क्लासेस तो आप जाके देख सकते हैं। आज हम बात करेंगे सितंबर में कौन कौन से डिसेबिलिटीज से रिलेटेड जो हैं इम्पोर्टेंट डेज हम लोगों को देखने को मिलते हैं। वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे 10 सितंबर, वर्ल्ड
अल्जाइमर डे 21 सितंबर। ये 2 डे जो हैं इम्पोर्टेंट सितंबर से रिलेटेड है। लगभग सभी इम्पोर्टेंट डेज मैंने करवा दिए हैं, थोड़े बहुत जो है आगे की क्लासेस में जो है करवा दूंगी। अभी हम बात करेंगे इम्पोर्टेंट फैक्ट्स की। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एमआर बहुत से बच्चों को अभी भी नहीं पता, तो बता देती हूँ। एमआर यानी मेंटल रिटार्डेशन, जिसे मानसिक मंदता कहते थे पहले। कब? 24 जनवरी 2019 से पहले, क्योंकि 24 जनवरी 2019 को नाम बदल कर दिया गया है इसका इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, जिसे हिंदी में हम बोलते हैं बौद्धिक अक्षमता। तो आप लोगों से एमसीक्यूज में पूछ सकते हैं कि एमआर का नाम यानी मानसिक मंदता का नाम बदलकर कब बौद्धिक अक्षमता जो है कर दिया गया था। तो आपको डेट जो है याद रखनी है। अभी हम बात करेंगे सामान्य श्वास कितनी होती है 10 डेसिबल पे। डेसिबल कैसे लिखते हैं? डीबी ये वाला लिखते हैं। तो ये भी आप लोगों से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। एक ऑप्शन आपको ऐसे दे देगा, एक ऑप्शन जो है आपको दे देगा इस प्रकार से अलग अलग। कौन सा वाला? ये वाला करेक्ट होगा। ये भी आप लोगों को याद रखनी है। नॉर्मल ब्रीथिंग यदि आप लोगों से पूछे तो 10 डीबी होगी। और यदि आप लोगों ने देखा हो तो डिसकैल्कुलिया, डिसअफेजिया, ये तो सभी को नॉर्मली पता है कि क्या होते हैं। अभी हम देखेंगे अफेसिया क्या होता है। यह एक ऐसी स्थिति है जिसमें व्यक्ति को क्या होती है? निगलने में समस्या होती है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं, सारे आप लोग याद रखना। अफोनिया को यदि हम देखें क्या है, तो इसे प्रभावित व्यक्ति को ध्वनि संबंधी समस्याओं का क्या करना पड़ता है? सामना करना पड़ता है। आगे यदि हम बात करें तो स्वलीनता से प्रभावित बच्चों को जो है 3 वर्ष की अवस्था तक पहचाना जाता है। आप लोगों को एमसीक्यू में क्वेश्चन दे दे कि जो है स्वलीनता वाले बच्चे की पहचान की जाती है प्रारंभिक अवस्था में की जाती है या किशोरावस्था में, युवावस्था में। तो प्रारंभिक अवस्था जो है आप लोगों को करेक्ट कर देनी है। ठीक है, आज की क्लास जो है यहीं ख़त्म होती है। मिलते हैं नेक्स्ट ऐसी ही इम्पोर्टेंट क्लास में। आप लोग चैनल को शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करो, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए जो है बहुत मेहनत कर रही हूँ। आप लोग भी देख रहे होंगे यूट्यूब पे या पेड बेसिस भी आप लोग ले रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता इतनी शिद्दत से कोई आप लोगों को इतना अच्छा कंटेंट जो है करवा रहा होगा। फिर भी मैं ज़्यादातर देखती हूँ कि मैं इतना आप लोगों के लिए जो है शिद्दत से कार्य कर रही हूँ, फिर भी आप मेरे चैनल पे जो है आप लोगों को इतने लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब देखने को नहीं मिलते। पता नहीं आप लोगों को या तो कोई कुछ समझ में नहीं आए तो आप लोग बता दिया करो, या मेरे पढ़ाने में आप लोगों को लगे कि कंटेंट अच्छा नहीं है तो भी आप लोग बताया करो। लेकिन यदि कंटेंट अच्छा लग रहा है तो आप लोग कमेंट किया करो, ताकि मुझे भी जो है थोड़ा मोटिवेशन मिले। यदि मैं थोड़ा मोटिवेट रहूँगी तो वैसे तो मैं आप लोगों को कंटेंट करवा रही हूँ, पर मुझे लगता है ज़्यादा बेटर तरीके से और भी अच्छे से मैं आप लोगों को करवा सकती हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। बस आप लोग चैनल को सपोर्ट ज़रूर कर देना। धन्यवाद।